आ रहे हैं, वहाँ पर जो तमाम नीति निर्माता, स्टेक होल्डर्स, आप आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे फिनटेक यानी फिनेंसिस प्रणाली, जो फाइनेंशियल प्रणाली है, उसको जब हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आप समझते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में इस संरचना को और नया बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, ये वर्चुअल रियलिटी है जिसका अनुभव लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय मिश्र। हम यहाँ प्रधानमंत्री को तमाम ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ जो नीति निर्माता हैं, हम आरबीआई गवर्नर साहब को भी देख सकते हैं, उनसे वो अनुभव सुनते हुए नजर आ रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी का अनुभव भी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो फिनटेक क्रांति के रूप में ये फेस्ट अहम मंच प्रदान करता हुआ आने वाले दशकों के लिए। देखिए आंचल, जो आप तस्वीरें देख रही हैं इस वक्त प्रधानमंत्री जिसमें पवेलियंस का दौरा कर रहे हैं, उसमें यूएलआई का जो पवेलियन है, जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहा। आपको पता है, ये जो वर्चुअल रियलिटी का आनंद ले रहे हैं, आपको बताऊं कि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आपको, कैसे किसानों को, कैसे जो छोटे उद्यमी हैं उनको 15 से 20 मिनट के अंदर उनके सारे के जो डेटा है उनको कोलेट करके और उनको जो लोन की प्रोसेस है उसको स्मूथन करने का प्रयास किया जाएगा। ये यूनिफाइड जो लैंडिंग इंटरफेस है, जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई गवर्नर कुछ दिन पहले ही ये कह चुके हैं कि इसको जल्दी लॉन्च किया जाएगा। 1 साल पहले इसका पायलट शुरू किया गया था, पायलट काफी सफलपूर्वक रहा है। आपको बताएं कि जो किसानों को लैंड होल्डिंग होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको डिजिटाइज करना शुरू कर दिया है। वो जो डिजिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो उसको ऑनबोर्ड किया जाएगा। जितने बैंक्स के डेटाबेस हैं उसको ऑनबोर्ड करके अगर कोई कस्टमर बैंक को अप्रोच करता है तो उसके जो लैंड रिकॉर्ड के आधार पर उसकी लोन की एलिजिबिलिटी पहले ही तय कर ली जाएगी और उसको 3 सैंक्शन के बाद उसको डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो यूएलआई का पूरा है उसको जल्दी ही लॉन्च करने की तैयारी है। उसी को वर्चुअली प्रधानमंत्री को दिखाया गया और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें फिनटेक स्टार्टअप्स भी हैं। करीब 300 फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो इस वक्त कार्य कर रहे हैं और वो कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को और बेहतर बनाते हैं। और एआई, जैसा कि आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूसिव एआई और रेजिलिएंट एआई के माध्यम से जो नेक्स्ट डिकेड है पूरे ग्लोबल फिनटेक का, उसको प्रभावित करने की कोशिश भारत कर रहा है और इसमें ये जो बड़ी भूमिका निभा रहा है इस वक्त। भरोसेमंद एआई की जरूरत, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम मान सकते हैं एस्पेक्ट है जब हम फिनटेक क्रांति की बात करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग को हम जब वित्तीय सेवाओं के साथ जोड़ रहे हैं और यूएलआई जिस पर हमने डिस्कशन भी किया, बहुत अहम, क्योंकि 700 से ज़्यादा अनएडेड ऐप्स चल रहे हैं। उनको कर्ब करने के लिए आरबीआई भी एक्शन मोड में है कि फिनटेक क्रांति के रूप में इस तरह की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। देखिए, ये जो जीएफएफ है वो रेगुलेटर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाथ क्योंकि रेगुलेटर्स को सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में समन्वय बनाने का एक महत्वपूर्ण काम करना होता है। उसमें इंडस्ट्री एक अलग स्टेक होल्डर है, उसके अलग कंसर्न्स हैं। रेगुलेशन के दायरे में वो कैसे काम करें और कैसे सेवाओं को पहुंचाएं उपभोक्ताओं तक, ये एक रेगुलेटर की जिम्मेदारी होती है। और आरबीआई और सेबी के चीफ इस जीएफएफ को एड्रेस कर चुके हैं। निवेशकों के हितों की रक्षा की बात सेबी चीफ ने की। जो बैंक रहा है उन लगातार कैसे निगरानी की जाए और कैसे उनको से बचाया जाए, इस तरह के जो रेगुलेशंस हैं वो लगातार आरबीआई की तरफ से दिए जाते रहे हैं। लेकिन आम लोगों की जिंदगी आसान कैसे बने, हम ये समझना चाहते हैं कि जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्ट है, उसमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज कितना बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोन लेते हैं या फिर आप इंश्योरेंस के सेक्टर में जाते हैं या आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो उसमें ये सारा इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम में, जिस तरह हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd सबसे बड़े इकोसिस्टम है, इसी तरह से फिनटेक की दुनिया में भी हम 3रे सबसे बड़े इकोसिस्टम बन चुके हैं। और जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब तो उसके वो हम दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। और ये बहुत यूनिक मॉडल है आंचल, जिससे पूरे विश्व का जिसमें इंटरेस्ट है और सभी लोग भारत के न केवल यूपीआई जो कि पेमेंट सिस्टम है, बल्कि जो डीपीआई जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अब तो हम लोग इंडिया स्टैक और इंडिया हेल्थ स्टैक की बात कर रहे हैं, जिसमें सबके हेल्थ डेटा
को कैप्चर किया जाएगा। इंडिया स्टेक में सभी की एक डिजिटल इन्वेंटरी बनेगी, जिससे कि उनको जो सुविधाएं हैं गवर्नेंस में जिसका इस्तेमाल किया जा सके। ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सोचिए 34 लाख करोड़ रुपए जो डिजिटली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पिछले 10 सालों में दिए गए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब हमने एक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया, हमने एक डीबीटी प्लेटफॉर्म बनाया, डिजिटल के साथ आधार और मोबाइल फोन को जोड़ा, और उसके बाद सही लाभार्थियों को ऑथेंटिकेशन करने के बाद में और सही जगह तो पैसा पहुंचाया। तो जो लीकेज पहले सिस्टम में हुआ करती थी गवर्नेंस के लिहाज से, उसमें काफी कमी आई है। तो इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रही हैं वो है सीबीडीसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसका पायलट लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें आप डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं, आपको नोट लेकर के जाने की जरूरत नहीं होगी अपने वॉलेट में। तो रिजर्व बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे फिनटेक फेस्ट में स्टेक होल्डर के रूप में सामने आया है, और रेगुलेटर के रूप में तो उसकी अलग और सशक्त पहचान नहीं। तो आरबीआई जो इनोवेशन कर रहा है पेमेंट के सिस्टम में, मैनेजमेंट के सिस्टम है, सभी की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जिनके पवेलियंस का मंत्री दौरा कर रहे हैं, और उनसे समझने की कोशिश करें कि कौन से सेक्टर लेकर आए। मिसाल के तौर पर अब शायद अब भविष्य में आप स्मार्ट वॉच के जरिए पेमेंट कर पाएंगे, या फिर आपके जो गाड़ी की की रिंग है उसके जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे, या गाड़ी की की रिंग से आपका टोल कलेक्शन हो जाएगा, आपकी गाड़ी खुद एक पेमेंट वॉलेट बन जाएगी। अच्छा, मान सकते हैं कि जिस कैशलेस इकोनॉमी की बात प्रधानमंत्री ने आज से कई वर्ष पहले की थी, वो बहुत हद तक यथार्थ के धरातल को छूती हुई नजर आ रही है। फिनटेक के तमाम जो इनोवेशन के सक्रिय सेक्टर्स हैं, हम ओपन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन तकनीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, रेगुलेटर टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर सुरक्षा, ये तमाम वो अहम कारक हैं जो कहीं ना कहीं फिनटेक को मजबूत बनाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी इकोसिस्टम इस वक्त आप बात करेंगे तो कैश और डिजिटल का जो रेशियो था 70-30 था, अभी वो 30-70 मतलब इन्वर्स हो गया है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है और जो कैशलेस इकोनॉमी है वो अब एक तरह से स्टैब्लिश हो रही धीरे धीरे, और तो हम फ्रिक्शनलेस क्रेडिट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर आसानी से चीजें और ज्यादा ट्रांसपेरेंटली आपको होती हुई दिखाई देंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कैसे किया जाए फिनटेक की दुनिया में, मर्चेंट्स को जोड़ने के लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको जोड़ने के लिए, कस्टमर्स को सोल्यूशंस देने के लिए, आगे जाते हुए जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इन सब चीजों को लेकर के करीब 70 लोग यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार नेटवर्किंग कर रहे हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चुका है, और उम्मीद है कि और आगे जाते हुए और ये बड़ा बनेगा, और सब लोग ये कोशिश करने की एक प्रकार एक फिनटेक के लिए कौन सी प्राथमिकताएं हैं जो प्रधानमंत्री के सामने रखना चाहेंगे, फर्स्ट पर करेंगे जिसका सभी लोग जाकर कर रहे हैं, बाकी स्टार्टअप्स कौन से सोल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत अहम है कि यूपीआई और रुपए जो कार्ड है सही मायने में उसके वैश्वीकरण के प्रयास जारी है, और आरबीआई फिनटेक को लेकर एक्शन मोड में है। हम सबको समझना होगा कि वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की शुरुआत जब जनधन योजना से की गई तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सालों के बाद जब उसकी उल्लेखनीय प्रगति पर अभी हमने कुछ दिन पहले जश्न मनाया, तो किस तरह से वित्तीय समावेशन कई देशों के लिए उदाहरण है, कई विकसित देशों के लिए उदाहरण है। विकासशील देश तो लगातार इससे प्रेरणा ले ही रहे हैं, और जब हम संरक्षण, टिकाऊ वित्त और वित्तीय सेवाओं के वैश्विक एकीकरण के सशक्तता पर जोर देते हैं, उस लिहाज से ये फिनटेक फेस्ट एक ऐसा मंच प्रदान करता है उन तमाम स्टेक होल्डर्स को, जब टेक्नोलॉजी की उस हिचक को खत्म होते हुए हमने यहाँ देखा। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अजय बता रहे थे कि भाई घड़ी के जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे, यानी नोटों का चलन और एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ते हुए भारत के कदम, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने काफ़ी समय पहले किया था, ये उसका ही प्रारूप है जो हम ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में देख पा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी से कैसे, आप देखिए कि अब आप किसी ऐप से सामान मंगाते हैं, अब उस ऐप से अगर आप सामान मंगाते हैं उसमें कोई गड़बड़ी है तो आप सीधा चैटबॉट के ज़रिए
बात करते हैं और आपकी समस्या का निवारण घर बैठे होता है। ये क्या है? ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जुड़ाव ही तो है जो आपको कहीं ना कहीं समाधान के रूप में मिल रहा है। यानी आपने पैसा ऑनलाइन पे किया, जो प्रोडक्ट आपने मंगवाया उसमें दिक्कत थी, अब अगर आप बात कर रहे हैं तो आप एआई के रूप में वहाँ से जो कस्टमर एसोसिएट उससे आप बात करते हैं और आपकी समस्या का निवारण होता है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कैसे फाइनेंशियल प्रणाली को मजबूत बनाती हैं। और जिस तरह से G20 में तमाम जो देश शामिल हुए और इन देशों की जब मीटिंग हुई, इसकी हालिया रिपोर्ट अभी साझा हुई कि कैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI की अगर हम बात करें तो उसने वो काम 6 सालों में कर दिया जो जिसे 46 साल लग सकते थे। अजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अजय, G20 को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया था। उसकी जो रिपोर्ट टास्क फोर्स की अभी साझा की थी अमिताभ कांत जो कि शेरपा हैं G20 के, उन्होंने कहा कि भाई DPI की वजह से वो काम जो कि आगे आने वाले 50 साल में हो सकता था उसे हमने 6 सालों में कंप्लीट किया है। जी अजय। जिस जनधन मिशन का आपने जिक्र 15 अगस्त 2014 उन्होंने ये अनाउंस किया था कि आप सभी के बैंक का खाता खोलना है, तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और लोगों से फीडबैक लिया गया उस वक्त तो कुछ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसमें 3 साल 4 साल लग सकता है, लेकिन ये काम केवल 5 महीनों में हुआ। और मिशन मोड में ये पहला कार्यक्रम चलाया गया था और नतीजा देखिए कि 14 करोड़ लोगों के पास खाते थे, आज 53 करोड़ से ज्यादा केवल जनधन खाते हैं। तो वहां पर 2000-3000 करोड़ रुपए उस वक्त जमा थे। अभी देखिए तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए उसमें जमा है। इतना बड़ा स्केल हो चुका है। रुपए कार्ड के साथ उसको जोड़ा जाना, जनधन से जो सफर शुरू हुआ था उसके बाद जन सुरक्षा तक पहुंचा, जनधन खातों के साथ जो बीमा योजनाएं हैं उसको जोड़ा गया और उस जन सुरक्षा के बाद फंडिंग द अनफंडेड के जरिए जो मुद्रा स्कीम लॉन्च की गई उसमें भी वही उसी डिजिटल पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल किया गया। और G20 की जो जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं एग्जैक्टली उसने यही कहा है कि जो काम आप 50 साल में कर सकते थे आपने 10 साल में किया और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है महिला सशक्तिकरण पे। तो आप देखिए 53-56% से ज्यादा जो अकाउंट्स है वो महिलाओं के हैं। SHGs को किस तरह से वो फाइनेंशियल इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एक आर्किटेक्चर बनाया, लेकिन अगर वो सभी तक पहुंच नहीं पा रहा है, सभी के जीवन को आसान नहीं कर पा रहा है, तो उस आर्किटेक्चर का कोई खास मतलब नहीं रखता अगर वो किसी एक खास पॉकेट में ही सीमित रह गया। और यही वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, उनकी यही फिलॉसफी है कि टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करिए और उसके बाद दूसरों को एट अ कॉस्ट बेचिए। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत सहयोग की बात कर रहा है और एक मॉडल जो भारत ने दिया है जिसको आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें सरकार ने एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस पे आकर के रेगुलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, निजी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं उसी प्लेटफॉर्म को, उसके बाद स्टार्टअप्स आकर के उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने इनोवेशन के जरिए, फिर कंज्यूमर उस पर ऑन बोर्ड हो रहा है और जो गवर्नेंस ई गवर्नेंस की जो सेवाएं हैं वो उसके DPI का इस्तेमाल करते हुए लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं, चाहे वो DBT के जरिए हो या फिर लोगों को लोन पहुंचाने के जरिए हो या फिर शिक्षा के जरिए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि जो फिनटेक क्रांति हुई है वाकई पिछले 10 साल को अगर आप देखें तो फिनटेक क्रांति के लिए ही भारत को याद किया जाएगा, डिजिटाइजेशन के लिए याद किया जाएगा और सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर सुपर पावर के तौर पर जो देखा जा रहा था अब हम लोग फाइनेंशियल फिनटेक सुपर पावर के तौर पर देखे जा रहे हैं और इंटरनेट की जगह फिंटरनेट की बात होने लगी है। तो किस तरह से इंटरनेट आपके जीवन में आपके जीवन को आसान बनाता हुआ नजर आएगा, फिंटरनेट आपके जीवन को और भी ज्यादा फाइनेंशियली इंक्लूड करने की कोशिश करेगा और वहां पर जो तकनीक है उसको कैसे हम रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें, कैसे हम इंक्लूसिविटी के लिए इस्तेमाल करें, इसी पर मंथन चल रहा है और सभी देशों के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा करने की जो कोशिश इसमें नजर आ रही है। लेकिन अजय हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से फिनटेक सेक्टर मैच्योर हो रहा है, मैच्योरिटी का लेवल हासिल कर रहा है, तो तमाम संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, वो किस तरह से व्यवहार करती हैं, क्योंकि यही उम्मीद ग्राहकों की भी होगी इन संस्थाओं से कि वो NBFC जो तमाम जो विनियमित संस्थाएं हैं उन्हीं की तरह उनका बिहेवियर है। तो ग्राहकों के बीच कहीं ना कहीं विश्वास बनाना भी फिनटेक कंपनियों के लिए बहुत अहम। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने और रिजर्व बैंक के गवर्नर इस वक्त आ चुके हैं, सभी लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। क्रिस जो इन्फोसिस को फाउंडर हैं
वो भी इस वक्त मंच पर आ चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले, और वाकई ये कैसे हम आगे जाते हुए अगले नेक्स्ट फेज में हम इसी समन्वय की बात कर रहे हैं, जिसमें जो ग्राहक हैं उनको कैसे सेवाएं मिलें, जो कंपनीज हैं वो कैसे अपने आप को प्रॉफिटेबल करते हुए अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मॉडल के रूप में लेकर के आए, और उसी पर ये जो विचार विमर्श है उसका वो लगातार जारी है। और सभी लोग प्रधानमंत्री का प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप मेरे सामने तालियों के गड़गड़ाहट सुन रहे होंगे जब सभी लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कौन सा विजन है जो प्रधानमंत्री सबके सामने रखेंगे। बिल्कुल, और खासतौर पर स्टार्टअप्स के लिहाज से, यूनिकॉर्न के लिहाज से भी फिनटेक सेक्टर आने वाले समय में रोजगार सृजन के लिहाज से एक अहम सेक्टर साबित होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और पूरी दुनिया में अगर आप जो देखें तो 13% की जो ग्रोथ थी, भारत की बात करें तो ये 50% की जो ग्रोथ है वो फिनटेक इंडस्ट्री में दिखाई दिया, और प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं ऐसी जो तस्वीरें। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री का जो अहम संबोधन आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होने वाला है। आज हमारे बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के चेयरमैन श्री कृष गोपाल कृष्णन जी मंच पर उपस्थित है। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वी वेलकम ऑल डिग्निटरीज प्रेजेंट इन द इवेंट। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम कृष गोपाल कृष्णन जी से निवेदन करते हैं कि वे प्रधानमंत्री जी को शॉल ओढ़कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम जीएफएफ के चेयरमैन श्री कृष गोपाल कृष्णन जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना स्वागत संबोधन करें। वी रिक्वेस्ट श्री कृष गोपाल कृष्णन टू गिव हिज वेलकम एड्रेस। Ladies and gentlemen, it's an honor to stand before you today as we welcome the esteemed Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. His tireless dedication to public service, visionary leadership, and unwavering commitment to the nation have left an indelible mark on our collective consciousness. As we gather here, let us reflect on the transformative journey that India has embarked upon under Prime Minister Modi ji's guidance. From economic reforms to digital empowerment, from Swachh Bharat Abhiyan to Make in India, his initiatives have touched every corner of a vast and diverse country. India today is the fastest growing large economy, is on track to become a $10 trillion economy in the next 10 years. And a $30 trillion economy by 2047, achieving the goal of Viksit Bharat. Prime Minister Modi ji's vision extends beyond borders. His diplomatic acumen has strengthened India's position on the global stage, whether it's fostering strategic partnerships or championing climate action or bringing peace to conflict regions. He leads with conviction and foresight. Today, we celebrate not just a leader, but a beacon of hope, a man who believes in the power of unity, innovation, and progress. Sir, GFF 2024 is probably the world's largest annual fintech conference.
GFF brings together luminaries, policymakers, regulators, and fintech founders for insightful discussions, groundbreaking technologies, and networking opportunities. The theme for this year's event is Blueprint for the Next Decade of Finance, Responsible AI, Inclusive and Resilient, and features over 1,000 speakers and 300 plus sessions. Before I invite Honorable PM to speak, I would like to invite RBI Governor Sri Shaktikant Das ji to address you. RBI has been very key in partnering with GFF. Honorable Prime Minister, Sri Chris Gopalakrishnan, industry leaders, esteemed participants, members of the media, ladies and gentlemen. The Global FinTech Fest GFF has emerged as a flagship event showcasing innovations, technological transformation, and the spirit of collaboration in the Indian fintech sector. Started in 2020, with 12,000 participants, GFF 2024 has so far seen 80,000 participants. This demonstrates not only the growing stature of this event, but also the growing prominence of India in the technology-driven financial innovation. The presence of the Honorable Prime Minister in GFF 2024 inspires all of us to put in our best efforts to build a fintech ecosystem that is truly future-ready. In this endeavor, our priority should be to build an environment where financial services are seamlessly integrated into the lives of our 1.4 billion people. India now stands on the cusp of a transformation where technology will be the engine to meet aspirations of every citizen. From mobile banking to digital payments, AI-driven lending, blockchain innovations, the fintech ecosystem is constantly evolving to meet the diverse needs of our growing economy. Digital technologies have been instrumental in expanding financial inclusion, improving efficiency, and enabling real-time services across the country. Today, India stands as a global leader in digital payments, a feat achieved by combining proactive policymaking with innovation and technological advancements. Collaboration between policymakers, regulators, and innovators is a defining element of India's fintech journey. The success stories in our fintech space like Aadhaar, UPI, and the DigiLocker are results of such collaborative efforts. Initiatives like Account Aggregator Framework, Unified Lending Interface, that is ULI, Open Credit Enabled Network, that is OCEN, and several others are expected to redefine credit access, particularly for small businesses and individuals. The Reserve Bank's regulatory frameworks have facilitated new and innovative businesses to grow in an orderly manner. These regulatory initiatives reflect our commitment to support innovation with prudence. Our collaborative approach is visible in the fact that we have held large number of interactions over the last 1 year with the fintech sector players. For example, the various departments and officials of the Reserve Bank have held about 750 bilateral interactions and held about 50 structured meetings with the fintech players. As we march towards India at 100 in the year 2047, I urge every participant at this GFF and others who could not attend, and hopefully, and I'm sure, they will attend the future editions of GFF event. I would urge each one of you to continue dreaming, innovating, and pushing boundaries. Thank you. Namaskar.
धन्यवाद। थैंक यू गवर्नर सर। अब हम हमारे सम्माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया के शिल्पकार श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे ये सभा को संबोधित करें। वी रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनर टू एड्रेस दिस ऑगस्ट गैदरिंग। नमस्कार। आरबीआई के गवर्नर श्रीमान शक्तिकांत दास जी, क्रिस गोपालकृष्णन जी, मेंबर्स ऑफ रेगुलेटर्स, फाइनेंस इंडस्ट्री के लीडर्स, फिनटेक और स्टार्टअप वर्ल्ड के मेरे साथी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये भारत में त्योहारों का मौसम है। अभी अभी जन्माष्टमी हमने मनाई है और खुशी देखिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहौल है। इस फेस्टिव मूड में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हो रहा है। और वो भी सपनों की नगरी मुंबई में। मैं देश और दुनिया से आए यहाँ सभी मेहमानों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। यहाँ से आने से पहले मैं अलग अलग एग्जीबिशंस देख करके आया हूँ, काफी साथियों से गप्पे गोष्ठी करके आया हूँ। हमारे नौजवानों के इनोवेशन का और फ्यूचर की संभावनाओं का एक पूरा नया संसार वहां दिखाई दे रहा है। चलिए, आपके काम के लिए मैं शब्द बदलता हूं। एक पूरी नई दुनिया दिखाई दे रही है। मैं इस फेस्टिवल के आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे मेहमान भी आए हैं। एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हैरान होते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्सपीरियंस तक भारत की फिनटेक क्रांति चारों तरफ दिखती है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है।
आपको याद होगा कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथियों, जनधन, आधार, मोबाइल की इस ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग। आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे 7 दिन 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले ही जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है।
जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जनधन खातों की फिलॉसफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन। इस स्कीम की करीब 70% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है। यानी जनधन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक मजबूत नींव रखी है। साथियों, पूरी दुनिया के लिए पैरेलल इकोनॉमी एक बड़ी चिंता का विषय रही है। फिनटेक ने पैरेलल इकोनॉमी पर भी चोट की है और बधाई के पात्र आप लोग हैं। आपने ये भी देखा है कि कैसे हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है। आज लोगों को फॉर्मल सिस्टम से जुड़ने में अपना लाभ नजर आता है। साथियों, भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। इसका सोशल इंपैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रीच करने में मदद मिली है। कभी हमारे यहां बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिनटेक ने इस समस्या को दूर किया। कभी बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित हुआ करते थे, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल में सिमट गए हैं। साथियों, फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। फिनटेक ने एक्सेस टू क्रेडिट को भी आसान और इंक्लूसिव बना दिया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं, भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की एक पुरानी परंपरा है।
लेकिन वो फॉर्मल बैंकिंग से बाहर थे। फिनटेक ने इस स्थिति को भी बदल दिया। आज वो पीएम स्वनिधि योजना से कोलेटरल फ्री लोन ले पा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता रहता है। कभी शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में ही संभव था। आज गांव और कस्बों में भी इन्वेस्टमेंट के इस एवेन्यू को बड़ी संख्या में एक्सप्लोर किया जा रहा है। आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स ऑनलाइन मिल रही है। आज बड़ी संख्या में भारतीय रिमोट हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं। ये भी फिनटेक्स के बिना संभव नहीं था। यानी भारत की फिनटेक क्रांति डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है। साथियों, भारत की फिनटेक क्रांति की उपलब्धि सिर्फ इनोवेशंस के लिए ही नहीं, बल्कि एडॉप्शन लेकर के भी है। भारत की जनता ने जिस स्पीड और स्केल पर फिनटेक को एडॉप्ट किया है, उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिल सकता। इसका एक बड़ा क्रेडिट हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई को भी जाता है और हमारे फिनटेक्स को भी जाता है। देश में इस टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रस्ट पैदा करने के लिए अद्भुत इनोवेशन किए गए हैं। क्यूआर कोड्स के साथ साथ साउंड बॉक्स का उपयोग ऐसा ही इनोवेशन है। हमारे फिनटेक सेक्टर को सरकार के बैंक सखी कार्यक्रम का भी अध्ययन करना चाहिए। और मैं सब फिनटेक के वाले नौजवानों को कहना चाहता हूं, ये बैंक सखी है क्या? मैं अभी जलगांव आया था एक दिन, तो मैं ऐसी बैंक सखियों से मिला तो बड़े गर्व से कहती मैं एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए का कारोबार करती हूं। क्या कॉन्फिडेंस! और एक गांव की महिला थी वो। हमारी बेटियों ने गांव-गांव में बैंकिंग को, डिजिटल अवेयरनेस को जिस प्रकार फैलाया है, उससे फिनटेक को एक नया बाजार मिला है। साथियों, 21वीं सदी की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। करेंसी से क्यूआर कोड तक की यात्रा में सदियां लग गई, लेकिन अब हर रोज हम नए इनोवेशन देख रहे हैं। डिजिटल ओनली बैंक्स और नियो बैंकिंग जैसे कंसेप्ट हमारे सामने हैं। डिजिटल ट्विंस जैसी टेक्नोलॉजी डेटा आधारित बैंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। इससे रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और कस्टमर एक्सपीरियंस सब कुछ बदलने वाले हैं। मुझे खुशी है कि भारत भी लगातार
नए फिनटेक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। हम ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो लोकल है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन ग्लोबल है। आज ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग को इंक्लूसिव बना रहा है। ये छोटे बिजनेस, छोटे एंटरप्राइजेस को बड़े अवसरों से जोड़ रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर्स लोगों और कंपनियों का कामकाज आसान करने के लिए डेटा को यूज कर रहे हैं। ट्रेड प्लेटफॉर्म की मदद से छोटी संस्थाओं की लिक्विडिटी और कैश फ्लो बेहतर हो रहे हैं। ई रूपी एक ऐसा डिजिटल वाउचर बना है जिसे कई रूपों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के ये प्रोडक्ट्स विश्व के दूसरे देशों के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं। और इसी सोच के साथ हमने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे G20 मेंबर्स ने खुले दिल से स्वीकार किया था। मैं एआई के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं, इसलिए भारत ने एआई के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। साथियों, फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। हाल में हमने एंजल टैक्स को हटाया है। ठीक नहीं किया? नहीं, ठीक किया है ना? हमने देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। हमने डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। मेरी हमारे रेगुलेटर से भी कुछ अपेक्षाएं हैं। हमें साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। साइबर फ्रॉड स्टार्टअप्स की, फिनटेक्स की ग्रोथ में रुकावट न बने, ये ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, पहले के जमाने में बैंक डूबने वाली है या बैंक डूबी है या डूब जाएगी, ये बात फैलते हुए इंपैक्ट होते होते 5-7 दिन निकल जाते थे। आज अगर किसी व्यवस्था में पता चला कि इस पर साइबर फ्रॉड है, 1 मिनट में मामला पूरा, वो कंपनी गई। फिनटेक के लिए बहुत जरूरी है। और साइबर सॉल्यूशन, उसका बाल मृत्यु बहुत जल्दी हो जाता है। कोई भी साइबर सॉल्यूशन निकालिए, उसका बेईमान लोग तोड़ निकालने में देर नहीं करते, तो उस सॉल्यूशन का बाल मृत्यु हो जाती है। फिर आपको नया सॉल्यूशन लेके आना पड़ता है। साथियों, आज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ये भारत की प्राथमिकता है। हम स्ट्रांग, ट्रांसपेरेंट
और एफिशिएंट सिस्टम्स बना रहे हैं। हम फाइनेंशियल मार्केट्स को एडवांस टेक्नोलॉजीज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से मजबूत कर रहे हैं। हम ग्रीन फाइनेंस से सस्टेनेबल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के उस इंक्लूजन के सैचुरेशन पर बल दे रहे हैं। मुझे विश्वास है भारत का फिनटेक इकोसिस्टम भारत के लोगों को क्वालिटी लाइफस्टाइल देने के मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है भारत का फिनटेक इकोसिस्टम पूरी दुनिया की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। और मुझे मेरे देश के युवाओं की टैलेंट पे इतना भरोसा है और मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, आवर बेस्ट इज येट टू कम। ये आपका 5वां समारोह है ना, तो 10वें में मैं आऊंगा। और तब आपने भी कल्पना नहीं की होगी, वहां पर आप भी पहुंचे होंगे दोस्तों। आज अभी मैं आपके कुछ स्टार्टअप यूनिट्स वालों को मिला, सबको तो नहीं मिल पाया, कुछ लोगों को मिला, लेकिन हर एक को 10-10 होमवर्क दे करके आया हूं। क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला क्षेत्र है साथियों। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है और उसकी मजबूत नींव यहां हम देख रहे हैं। इसी भरोसे के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिस गोपाल जी के कहने पर हमने फोटो निकाली, लेकिन आपको निकाल लगेगा इसका क्या मतलब है। मैं फायदा बताता हूं। मैं एआई की दुनिया से जुड़ा हुआ इंसान हूं। तो आप अगर नमो ऐप पर जाएंगे तो नमो ऐप पर फोटो डिवीजन में जाएंगे, वहां अपनी सेल्फी रखेंगे और आज कहीं पर भी आप मेरे साथ नजर आते हैं तो आपको अपनी फोटो मिल जाएगी। Thank you.